हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो अभी तक हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की बात कर ली है। पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग प्रमुखतया 3 भागों में बांटकर भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को अध्ययन करते हैं। उसी के अंतर्गत यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ एक और भाग को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाषाण काल को 3 भागों में हम लोग बांट कर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी के तहत आज मैं बात करूंगा आप सबके समक्ष नव पाषाण काल के बारे में। तो सर्वप्रथम हम लोग इसमें समझने का यह प्रयत्न करेंगे कि नव पाषाण काल क्या है, और इसके साथ ही साथ हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स, जो इसकी विशेषताएं रहीं, उनको देखेंगे। जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का इनका आवास हुआ करता था, जो कि अस्थाई आवास प्रमुखतः देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कृषि की क्या स्थिति थी इस वक्त नवपाषाण काल में, और इसके साथ ही साथ पशुपालन का क्या स्तर था, क्या स्थिति थी, इसकी भी बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ औजार की भी हम लोग बात करेंगे इनके फीचर्स के अंतर्गत। और दोस्तों, यदि हम लोग देखें तो हम लोग ने बात किया था कि पाषाण काल एक ऐसा युग था, एक ऐसा समय था जिस समय की हम लोग जानते ही हैं कि किस प्रकार से पाषाण काल का मतलब ही है पत्थरों का युग। अर्थात मनुष्य इस पाषाण काल के अंतर्गत अपने चारों ओर यदि हम लोग बात करें तो पत्थरों से घिरा हुआ था, पत्थरों के भीतर रहता था, अर्थात गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, और इसके साथ ही साथ पत्थरों से बने औजारों का उपयोग करता था। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि आगे जाकर पत्थरों के माध्यम से ही उन्होंने चिंगारी पैदा कर कर आग को भी आविष्कार के रूप में सामने लाया। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से पूरा पाषाण काल से होते हुए, मध्य पाषाण काल से होते हुए नव पाषाण काल एक ऐसा युग आता है जो कि इन दोनों ही जो पाषाण काल थे, चाहे वो पूरा पाषाण काल हो चाहे मध्य पाषाण काल हो, उनसे एक अलग और एक नया होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको नव पाषाण काल, अर्थात उन दोनों ही पाषाण कालों से, अर्थात पूरा पाषाण काल और इसके साथ ही साथ मध्य पाषाण काल से एक नया काल इसको मानते हैं। और इसके उपलक्ष्य में हम लोग देखें, इसकी यदि हम लोग बात करें तो विभिन्न इतिहासकार भी इसको नव पाषाण काल कहते हैं, और इसके साथ ही साथ कुछ इतिहासकार इसको क्रांति के रूप में देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग देखेंगे आगे कि किस प्रकार से इनमें जो विशेषताएं हैं, चाहे वो आवास के स्तर पर हो, चाहे वो कृषि के स्तर पर हो, चाहे वो पशुपालन के स्तर पर हो। और प्रमुखतः हम लोग देखेंगे कि कृषि और पशुपालन जो इस समय की जो प्रमुख विशेषता थी, और जिसके आधार पर इतिहासकारों ने इसको क्रांति का युग भी नाम दिया है। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यही कारण है कि हम लोग नव पाषाण काल को एक क्रांति का काल भी कहते हैं, अर्थात नियोलिथिक एज की भी संज्ञा दी जाती है। और इसके साथ ही साथ इसको हम लोग ने देखा था कि मध्य पाषाण काल को किस प्रकार से 8000 ईसा पूर्व तक उसको इतिहासकारों द्वारा बांटा गया था, और 8000 ईसा पूर्व के आगे जो बांटा गया है, इसको विभाजित जो किया गया है इतिहासकारों द्वारा, उसी को हम लोग नव पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर नव पाषाण काल का मतलब हम लोग यदि देखें तो वो जो भी हमारे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल थे, उनसे भिन्न और विभिन्न विशेषताओं के स्तर पर भिन्न होने के कारण हम लोग यहाँ पर नव पाषाण काल की संज्ञा, इसको नव पाषाण काल कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आवास के स्तर पर। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें तो चूंकि जिस तरीके से समय बदलता है, उस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारे चारों ओर वनस्पतियाँ हों, जानवर हो, और इसके साथ ही साथ हम लोग देखें, आज भी यदि हम लोग देखें तो पाएंगे कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का भी एक महत्वपूर्ण रोल हमारी ज़िंदगी में रहा है। और ये टेक्नोलॉजी की ही देन है कि आज हम लोग इतने अत्याधुनिक और आधुनिक हो चुके हैं। और उसी के अंतर्गत यदि हम लोग इसको समझने का प्रयत्न करें तो नवपाषाण काल के आते आते तक अब जो यहाँ का मनुष्य जो हुआ करता था, नवपाषाण काल में जो मनुष्य हुआ करता था, वह अब अस्थाई आवास, अर्थात एक जगह
टिक कर रहने लगा। और उसी के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि यह घास फूस वाली जो झोपड़ियां हुआ करती थी उसमें भी रहा करता था। और इसके साथ ही साथ कच्ची ईंटों से बने हुए कमरों के भी साक्ष्य इस समय में अस्थायी आवास के रूप में देखने को मिलते हैं। और आखिर ऐसा क्यों है कि इस समय ये जो नवपाषाण काल है, ये विभिन्न जो अन्य पाषाण काल है, चाहे पूरा पाषाण काल चाहे मध्य पाषाण काल, उसके कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर लोग रुक कर रहने लगे थे। ऐसा क्या कारण है? तो दोस्तों हम लोग पाएंगे कि कहीं ना कहीं यदि मनुष्य रुकता है तो उसमें कहीं ना कहीं भूमिका कृषि की भी होती है। और हम लोग पाएंगे कि यही कारण है। और हम सभी जानते हैं कि भारत की संरचना को भी देखें और इसके साथ ही साथ यदि हम लोग कृषि की बात करें तो उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलें आती हैं, चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे वो खरीफ की फसल हो, तो चाहे वो जायदे फसल हो, जायरे की फसल हो। तो इन सभी प्रकार की जो विभिन्न फसलें होती हैं उनको अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अलग अलग प्रकार की उनकी कंडीशंस होती हैं, वर्षा की उनको आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि जब भी हम लोग कृषि करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छे खासे समय की आवश्यकता होती है। अच्छे बड़े पैमाने पर पैदावार यदि हम लोग को उसकी प्राप्ति करनी है, अत्यधिक उसका उत्पादन करना है, तो अच्छे खासे टेम्परेचर और वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है, कई कई महीने लग जाते हैं। और यही कारण रहा दोस्तों कि जब इन्होंने जो अस्थायी आवास में तो ये रहने लगे, क्यों? क्योंकि कृषि के कारण। और इसी में हम लोग पाएंगे, और जैसा कि हम लोग ने मध्य पाषाण काल में भी बात किया, लेकिन इससे ऊपर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर यहाँ पर भारत के विभिन्न हिस्से में, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पश्चिमोत्तर का भारत हो, चाहे पूरब का भारत हो, विभिन्न स्थानों पर हम लोग पाएंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों को उपजाया जाने लगा था, ना केवल भारत के स्तर पर बल्कि विश्व के स्तर पर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जौ हो गया, गेहूं हो गए, ये कुछ प्राथमिक फसल थे जो सबसे पहले विश्व में उगाए गए थे। और इसी के अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि जहां एक तरफ कपास, चावल जैसी प्रमुख फसलें भारत में हुआ करती थी, तो इसके साथ ही साथ पश्चिमी एशिया में जौ, गेहूं और अन्य स्थानों पर मक्का जैसी फसलें जो थी इस समय हमें सामने आती हुई देखने को मिलती है। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे रागी की जो एक फसल है वह प्रायः दक्षिण भारत में हम लोग को प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। और इसके अलावे भी और सारी फसलें हैं। और इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे बात किया कि जौ और गेहूं जो इस समय की जो प्रमुख फसल थी वह भी हम लोग को इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो अगला यदि हम लोग बात करें इसकी विशेषता की तो वह है पशुपालन। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें पशुपालन की तो जैसा कि सेम है, जैसा कि फसलों की बात हुई कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह किया जा रहा था। और प्रमुखतः यदि हम लोग बात करें तो इस समय चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो पूर्वी भारत हो, चाहे वो पश्चिमोत्तर भारत हो, इन विभिन्न स्थानों पर यदि हम लोग पाएंगे तो भारत में प्रमुखतया इस वक्त क्या किया जा रहा था? पशुपालन किया जा रहा था। और पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? हम लोग पाएंगे कि इस समय जो मनुष्य जो हुआ करता था और ख़ास तौर से जो उनके द्वारा जानवर पाले जाते थे उनके साथ इनके साक्ष्य मिलते हैं, दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, मृतकों के साथ, मानव के साथ ये विभिन्न प्रकार के जानवर दफनाए हुए इसके साक्ष्य मिलते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमें यह बताते हैं कि उस वक्त मनुष्य द्वारा किस तरह से बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला जा रहा था, पशु पालन किया जा रहा था, जो कि उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अति महत्वपूर्ण थे। और इसमें हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से बकरी को भी मृतकों के साथ दफनाया गया, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। यह भी बताता है कि पशुपालन के साक्ष्य नवपाषाण काल में उपस्थित थे। तो इस और साथ ही साथ मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य इस काल में मिले हैं। यह भी हमें बताता है कि पशुपालन कहीं ना कहीं कुत्ते को, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर मानव द्वारा सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया गया? कुत्ते को। और जैसा कि हम लोगों ने मध्य पाषाण काल में भी हम लोगों ने बात की ही थी। और इसके साथ ही साथ दक्षिण भारत में हम लोग यदि बात करें तो दक्षिण भारत एक प्रमुख क्षेत्र रहा है, क्योंकि नवपाषाण काल की अगर क्रांति की बात करें तो उसमें दक्षिण भारत में चाहे वो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे वो तमिलनाडु का क्षेत्र हो, चाहे वो कर्नाटक का क्षेत्र हो, वहाँ पर हमें नवपाषाण संस्कृति देखने को मिलती है। और इसके अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि ना केवल वहाँ पर
कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बात किया ही, रागी की फसल, और इसके साथ ही साथ राख के टीले मिलते हैं, वो अभी गोबर के राख के टीले। और ये विभिन्न जो बस्तियां हुआ करती थी दक्षिण भारत में, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, यहाँ पर ये जो विभिन्न बस्तियां हुआ करती थी वहां पर गोबर के राख के टीले पाए गए हैं। और कहीं ना कहीं यह हमें बताते हैं कि किस प्रकार से उनके द्वारा पशुपालन किया जाता था, तभी यह राख के टीले वहां पर उपस्थित थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं औजार की तरफ। और दोस्तों, हम लोगों ने बात किया ही कि चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, चाहे वो मध्य पाषाण काल हो और नव पाषाण काल हो, उसमें औजारों का प्रयोग प्रमुखतया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाषाण काल के युग में पत्थरों से बने हुए औजारों का तो प्रमुखतया प्रयोग किया ही जाता था। लेकिन इसमें अंतर क्या था इस काल में? तो इसमें अंतर यह आ गया कि इस समय जो औजारों का उपयोग जो किया जाता था उसको खुरदरा बना दिया जाता था, उसको पॉलिश कर दिया जाता था, अर्थात एक प्रकार की आधुनिकता इसके अंदर ला दी गई थी। और जिसमें कि कुल्हाड़ी और छेनी जैसे जो नए नए औजार जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा था। और ना केवल इसमें केवल पत्थरों का औजार का उपयोग किया जाता था, बल्कि जो जानवरों की जो अस्थियां हुआ करती थी, हिरन के जो सींग जो हुआ करते थे, उनसे बने हुए औजारों का प्रयोग करने के भी साक्ष्य मिले हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग पाएंगे कि जानवरों की जो हड्डियां जो हुआ करती थी उनका उपयोग कर भी विभिन्न प्रकार के यहाँ पर औजारों का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता था। और जैसा कि मैंने बात किया है कि इस समय के जो औजार थे उनका प्रमुखतः हम लोग पाएंगे कि पॉलिशदार औजार हुआ करते थे, क्योंकि अन्य पाषाण कालों के विपरीत ये अत्याधुनिक काल था, नव पाषाण काल था, इसीलिए इसको नया पाषाण काल कहा जाता है। और दोस्तों, अंततः यदि हम लोग इसके निष्कर्ष की बात करें तो हम लोग पाएंगे कि नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता या परिणाम के अंतर्गत हम लोग देखें तो इस समय की सबसे प्रमुख विशेषता थी कृषि और पशुपालन। और यही कारण रहा कि विभिन्न प्रकार के जो इतिहासकार रहे उन्होंने इसको एक क्रांति की संज्ञा दी है। चूंकि हम लोग देखते हैं ना केवल मात्रात्मक रूप में बल्कि गुणात्मक रूप में भी हम लोग को इस काल में परिवर्तन होता हुआ देखने को मिलता है। और वो कैसे? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मात्रात्मक रूप में यहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा था, विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाने लगा था। और यही कारण है कि गुणात्मक रूप से अर्थात मनुष्य के जीवन में इन विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों ने मनुष्य के जीवन को आसान बना दिया था, उनकी जनसंख्या में एक व्यापक वृद्धि कर दी थी और कई प्रकार की नई चीज़ों का समावेश हो गया था। और यही कारण रहा कि विभिन्न इतिहासकारों ने इसे कृषि और पशुपालन के अंतर्गत रखते हुए एक क्रांति की संज्ञा दी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।